देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के आगे सामने सबसे पहले थैंक यू, जहां पर शिवसेना के अंदर फूट एक नहीं बल्कि दूसरी भी खुलकर सामने आ गई है दोस्तों, जिसके बाद भरे मंच से उद्धव ठाकरे ने अपने इस्तीफे का कर दिया है ऐलान दोस्तों, और बताएंगे क्यों इस्तीफे की पेशकश करनी पड़ी है दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रच दिया है दोस्तों इतिहास, बताएंगे एक दो नहीं बल्कि कई हजार नौकरियां देकर नया रिकॉर्ड बनाया है और ओम बिरला के सामने पेश हुए अभिषेक बनर्जी दोस्तों। इसके बाद जब वापस लौटे तो एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार तरीके का बवाल, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी के जन्मदिन पर जिनसे दोस्ती टूट गई थी वे लोग भी खुलकर राहुल गांधी को देने लगे बधाई दोस्तों। बताएंगे देश के अंदर दो अलग अलग खेमे में, एक में बीजेपी तो दूसरी में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी के साथ आकर वे लोग भी साथ में दिखना चाहते हैं जो लोग पहले पार्टी से हो गए थे अलग दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि शिवसेना यूबीटी को अपने दम पर नहीं बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे, इनको अंत में कांग्रेस पार्टी के साथ पार्टी को अपना विलय करवाना ही पड़ेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर सबसे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया दोस्तों। इसके बाद टीएमसी को तोड़ने के लिए लगभग 1.5 महीने का अभियान चलता रहा दोस्तों, और अब शिवसेना यूबीटी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अपडेट यह है कि शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसदों ने पलटी मार ली और उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी मिल गई है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के पलटी मारने के बावजूद विधायकों को लेकर पूरी तरीके से लग रहा था कि विधायक कहीं नहीं भागेंगे, लेकिन अब विधायकों के भागने को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर 22 जून से 10 जुलाई तक विधानसभा का मॉनसून सत्र होने जा रहा है। सत्र से पहले उद्धव ठाकरे के लिए विधायकों को एकजुट रखना एक बड़ी चुनौती है, और विपक्षी गठबंधन एमवीए में उद्धव ठाकरे के पास सबसे ज्यादा 20 विधायक है दोस्तों, जबकि 6 विधान परिषद के सदस्य हैं। शिंदे गुट के विधायक कृपाल तुमाने ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे गुट में 20 में से 16 विधायकों ने पार्टी से संपर्क किया है, यानी उद्धव ठाकरे के सांसदों के भागने के बाद अब विधायकों का एक बड़ा ग्रुप भागने की तैयारी कर रहा है दोस्तों। और गठबंधन के अन्य सहयोगी कांग्रेस पार्टी के 16 और शरद पवार गुट के टोटल 10 विधायक है दोस्तों। ऐसे में उद्धव ठाकरे जिनके पास सबसे ज्यादा विधायक है, उन्हीं के विधायकों के टूटने की खबर चलने लगी दोस्तों। ऐसे में पहले सांसद उसके बाद विधायकों के टूटने की खबर को सुनते ही उद्धव ठाकरे की तरफ से 60वें संस्थापना दिवस पर यानी बीते दिन शिवसेना के 60 साल पूरा होने पर दल बदल करने वाले नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया दोस्तों। और इस दौरान बाला साहब ठाकरे के कई सारे बयानों का जिक्र उन्होंने किया दोस्तों। ऐसे में बाद में शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे कहते हैं कि अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगता है कि शिवसेना के प्रमुख पोस्ट के लिए मैं ठीक नहीं हूं तो मैं अपने पोस्ट से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी एक योग्य व्यक्ति को शिवसेना का अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार हूं। मैं संघर्ष से पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन जिस दिन आपको लगेगा कि मैं इस जिम्मेदारी को सही से नहीं उठा रहा हूं, यानी शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर काम करते हुए पार्टी के लिए भलाई नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं अपने पोस्ट से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि शिवसेना टूटने और राजनीतिक चुनौतियों के बाद उनका हौसला टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी परिस्थिति में हार मानने वाले नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश अराजकता की ओर आगे जा रहा है और मेरी बीजेपी वालों को सलाह है कि अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो आपको आपका भविष्य दिखाई नहीं देगा। युवाओं को कम मत आंकिए, आजादी की लड़ाई युवाओं ने लड़ी थी और वे बड़े बदलाव की ताकत रखते हैं। उद्धव ठाकरे ने पार्टी छोड़कर जाने वाले सांसद और विधायकों पर निशाना साधते हुए कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को लेकर कहा कि इन्हीं के भरोसे तुम लोग चुनाव जीते हो और इन्हीं से धोखा कर रहे हो। ऐसे में आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इससे जुड़े भी पहुंचते रहे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीते दिन राहुल गांधी 56वां जन्मदिन मना रहे थे दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी का जन्मदिन पूरे देश भर के अंदर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मनाया दोस्तों, लेकिन दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस के लोगों ने एक नए तरीके का रिकॉर्ड बना दिया दोस्तों। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर 150 से ज्यादा कंपनियों को बुलाकर तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली के अंदर 40,000 लोगों को इकट्ठा कर लिया गया दोस्तों। 40,000 के आसपास लोग इकट्ठा हुए और 40,000 लोगों ने अलग अलग कंपनियों में जाकर इंटरव्यू दिया दोस्तों। 40,000 में से 7,000 लोगों को नौकरी के लिए लेटर दे दिया गया है, यानी इन सब लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा दिया गया है दोस्तों। आयोजकों के अनुसार इससे पहले भी राहुल गांधी के जन्मदिन पर 3 रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें अब तक टोटल 17,000 युवाओं को नौकरियां दी जा चुकी है दोस्तों, रोजगार दिया जा चुका है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता और जनसंपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है दोस्तों। राहुल गांधी की आवाज को घर घर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका पूरा संगठन निभा रहा है और युवाओं के रोजगार को केंद्र में रखकर आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में युवा केंद्रित राजनीति और रोजगार के मुद्दे पर फोकस रखा गया। इससे कहीं न कहीं
कहीं कार्यकर्ताओं में भी एक मैसेज गया कि वो जन सेवा कर रहे हैं और रोजगार युवाओं को दिलवा रहे हैं दोस्तों। और जब राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस पार्टी बिना सत्ता के रोजगार 17,000 लोगों को दिलवा सकती है दोस्तों, तो फिर अगर सरकार में आते हैं तो रोजगार को लेकर कांग्रेस पार्टी कितना सीरियस रहेगी, इसका एक तरीके की निशानी है जो आम जनता के लिए है कि वो देखे कि कांग्रेस पार्टी रोजगार के मामले को लेकर की केवल भाषण कर रही है या केवल आंदोलन कर रही है या फिर सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने के साथ साथ जो भी कांग्रेस पार्टी के पास ताकत है उस ताकत के हिसाब से लोगों को नौकरियां लगवा रही है। इससे पता चलता है कि रोजगार के मामले को लेकर कौन कितना सीरियस है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ 8 अक्टूबर 2025 को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाता है, लेकिन 9 महीने के भीतर ही भ्रष्टाचार सामने आ गया दोस्तों। बारिश में एयरपोर्ट की छत से पानी गिरने लगा। हालांकि ये मामला पहली बार नहीं है, पूरे देश का यही हाल है। यानी जो 21st सेंचुरी का तथाकथित स्टेट ऑफ आर्ट नाम का इंफ्रास्ट्रक्चर बीजेपी बना रही है, यानी अपने आप में अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है दोस्तों। उन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उन संरचनाओं की ये स्थिति है कि ये एक बारिश को नहीं झेल पा रहे हैं और एक ही बारिश में पूरी तरीके से चूक जा रहे हैं दोस्तों। यानी सोचिए इसके लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए होंगे और छत में पानी आराम से आ रहा है, टपक रहा है और कोई रोकने वाला नहीं है दोस्तों। इससे पता चलता है कि देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया जा रहा है वो कितने लो ग्रेड का काम हो रहा है दोस्तों। आप लोग की इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे 20 सांसदों को लेकर स्पीकर को जवाब देने के लिए दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये की तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने एक नई पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करवा लिया, यानी अपने गुट का विलय करवा लिया, जिसमें नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में पार्टी का विलय किए जाने के बाद पार्टी ने मोर्चा खोला है। यानी तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने मोर्चा खोलते हुए राजनीतिक संकट के बीच में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद अभिषेक बनर्जी शुक्रवार को पार्टी के अन्य सांसदों के साथ में संसद भवन पहुंचे दोस्तों, जहां पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से उन्होंने मुलाकात की। और संसद पहुंचने के बाद अभिषेक बनर्जी सीधे लोकसभा के अध्यक्ष के कक्ष में पहुंचे, उनके कार्यालय में पहुंचे दोस्तों। और मुलाकात से पहले मीडिया में संक्षिप्त बातचीत में उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे हमारी बैठक होने वाली है। लोकसभा के अध्यक्ष से मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि टीएमसी नेतृत्व के लिए ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 20 बागी सांसदों के विलय के इस दावे को पूरी तरीके से चुनौती देते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष के सामने अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे। संविधान के अनुरूप नहीं है विभाजन का दावा। सौगत रॉय ने बीजेपी पर मढ़ा कई सारा आरोप दोस्तों। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को एक आधिकारिक पत्र सौंपा है दोस्तों। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में टीएमसी पूरी तरीके से एकजुट है और एक ही पार्टी है। जो भी सांसद पार्टी छोड़ते हैं उन्हें टीएमसी का हिस्सा ना माना जाए। सौगत रॉय ने जोर देकर कहा कि जिस तरह से पार्टी में विभाजन का दावा किया जा रहा है ये संविधान और संसदीय नियमों के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं है। ऐसे में दोस्तों आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि जैसे ही वापस लौटते हैं एयरपोर्ट पर अभिषेक बनर्जी वैसा ही बवाल शुरू हो जाता है दोस्तों। अपडेट यह है कि कोलकाता एयरपोर्ट पर शुक्रवार को बीते रात उस समय अखाड़ा बन गया दोस्तों, यानी सियासी अखाड़ा बन गया जब तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए। अभिषेक बनर्जी के आगमन से पहले एयरपोर्ट पर अराइवल गेट पर दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया दोस्तों। देखते ही देखते बहस, धक्का मुक्की और मारपीट में तब्दील हो गई, जिसे वहां मौजूद यात्रियों और अन्य लोगों में अफरा तफरी की स्थिति मच गई दोस्तों। और स्थिति बिगड़ता देख पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा। इस घटना ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की सियासत में राजनीतिक तनाव और कार्यकर्ताओं के बीच में टकराव को सुर्खियों में ला दिया है दोस्तों। टीएमसी समर्थकों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के समर्थक यहां पर जानबूझकर इकट्ठा हुए, क्योंकि इनको पता था कि अभिषेक बनर्जी आने वाले हैं और ये लोग विरोध करके मीडिया के अंदर वीडियो बनवाकर अभिषेक बनर्जी का विरोध हो गया इस तरीके के माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। और टीएमसी के कार्यकर्ता तो मौजूद रहेंगे ही क्योंकि उनके नेता आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन भाजपाई क्यों यहाँ पर मौजूद थे और क्यों इतना नजदीक आकर ये लोग विरोध कर रहे थे, इस बात की जानकारी तो एयरपोर्ट के प्रशासन के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन मामला काफी गंभीर है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा बहुत जरूरी मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आनाकानी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है दोस्तों, वरना एयरपोर्ट पर इस तरीके से मारपीट उनके आने के पहले हो रही है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी साजिश का नतीजा है। लेकिन इसके बावजूद कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार का एक बयान आया दोस्तों। कन्हैया कुमार ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को जब भी वर्ल्ड टूर से छुट्टी मिले तो उनको पेपर लीक पर चुप्पी तोड़नी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना चाहिए, एनटीए को बैन करना चाहिए और पेपर लीक के सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और पारदर्शी एग्जाम कराने के लिए कैपेबल इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए। मेरा सभी छात्रों से अपील है कि आप फेल नहीं हुए हैं, इसलिए खुद को सजा मत दीजिए। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में धक्के की चोट पर खड़ी है। आने वाले समय में छात्रों की गूंज पूरे देश
के अंदर हुंकार भरेगी और छात्रों से बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी से जुड़ने की अपील की गई है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ऑनलाइन डिजिटल अभियान चला रही है। इसी के साथ में राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी में एक बड़े नेता शामिल हो गए। दोस्तों जो अपडेट है वो ये की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन करवाते हैं। दोस्तों जिस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के समक्ष मुरादाबाद के निवासी और राष्ट्रीय लोक दल के पूर्व प्रदेश के महासचिव मंगू सिंह त्यागी अपने तमाम समर्थकों के साथ में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लेते हैं। दोस्तों और इस मौके पर कांग्रेस कमेटी के ज्वाइनिंग प्रभारी नितिन शर्मा ने विधिवत तरीके से उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलवाई है और मंगू सिंह त्यागी के साथ अरुण कुमार त्यागी और अक्षय चौधरी के साथ साथ अनुज कुमार त्यागी और ठाकुर सत्यभान सिंह के साथ साथ महेंद्र ने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। दोस्तों प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि आज जब देश और प्रदेश में लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचे को नष्ट किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम जनता खड़ी हो रही है और आम जनता पूरी तरीके से हमारे साथ में खड़ी है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अब समय आ चुका है, इस तरीके के मामले लगातार सामने आते रहेंगे दोस्तों तो अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर जब डीएमके पार्टी से कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु के अंदर अलग हुई दोस्तों तो कई सारे अपने आप को जो एक्सपर्ट बताते हैं, तथाकथित एक्सपर्ट वो दावा करते हैं कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी जिन्होंने थालापति विजय का समर्थन देने का ऐलान किया और डीएमके पार्टी के साथ में विद्रोह किया, उनके खिलाफ काम किया, तो इससे डीएमके पार्टी काफी नाराज हो गई है और डीएमके और कांग्रेस पार्टी के बीच में खटास इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे। लेकिन ये बातें एकदम कोरी अफवाह है दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी को अगर एक सीट की भी जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले अगर कोई देने के लिए आएगा तो वो डीएमके पार्टी होगी। दोस्तों इस बात पर पूरी तरीके से मोहर लग गई है। बीते दिन राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर एमके स्टालिन ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी दोस्तों, और राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई जब उन्होंने दी तो साथ में एक मैसेज भी लिखा, जिस पर जवाब देते हुए राहुल गांधी ने भी कहा कि हम दोनों के दोनों लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। दोस्तों यानी इशारों में राहुल गांधी ने बता दिया है कि डीएमके कांग्रेस पार्टी के साथ में ही खड़ी है। दोस्तों और अगर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और एमके स्टालिन के बीच में कोई खटास होती तो ये बधाई नहीं देते, जो अमूमन देखने को मिलता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने राहुल गांधी को बधाई दी है। दोस्तों मामला यही नहीं रुका है, बल्कि चाहे डी राजा हो या फिर डीएमके पार्टी के कनी मोजी हो, दोनों ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया है। दोस्तों ऐसे में राहुल गांधी को हर जगह से लगातार बधाइयां मिलती रही, यहां तक कि अखिलेश यादव ने भी बधाइयां दी है। दोस्तों तो गठबंधन को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और जेएमएम के बीच में उपजे विवाद को लेकर बीजेपी और उसके जनता दल यूनाइटेड के लोग मौके के तलाश में बैठे हैं कि जैसे तैसे सरकार का हिस्सा मिल जाए। दोस्तों यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार चला रही है तो उसमें कांग्रेस पार्टी और आरजेडी और लेफ्ट पार्टी के लोग हैं। तो जनता दल यूनाइटेड के नेता सरयू राय कहते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर कोई फायदा नहीं है, आप भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनिए, आपके पास लगभग पूरा समर्थन है, बिना कांग्रेस के भी आप मेजोरिटी का नंबर हासिल कर रहे हैं, बाकी आपको जनता दल यूनाइटेड तो समर्थन कर ही देगी, तो आप ऐसा करिए, यानी जेएमएम ऐसा करे कि जेएमएम कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी खुद की सरकार बनाए और सरकार का हिस्सा जनता दल यूनाइटेड को बना ले। दोस्तों यानी कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहे हैं सरयू राय। ऐसे में सरयू राय को समझना चाहिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उसने एक साथ चुनाव लड़ा था, एक ही वोट दोनों को मिला था और दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कई साल से जेएमएम और कांग्रेस पार्टी मिलकर काम कर रही है। दोस्तों तो आरजेडी को लेकर कांग्रेस पार्टी नाराज थी। दोस्तों इस बात को लेकर नाराज नहीं थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरा साथ दिया। दोस्तों उनके पास 4 ही एक्स्ट्रा विधायक थे और चारों के चारों विधायक कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा आरजेडी को लेकर खड़ा हुआ दोस्तों, और इसीलिए बीजेपी और उससे जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गठबंधन के अंदर फूट पड़ जाए। लेकिन हेमंत सोरेन को भी पता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ ही उन्होंने चुनाव जीता है और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे तो उनके पास एक मजबूत विचारधारा है जिसे बीजेपी को हराया जा सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस दर्ज किए जाने की मांग पर सुनवाई करते हुए जबलपुर के हाईकोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को याचिकाकर्ता पर शिकायत पर की गई कार्रवाई के संबंध में न्यायालय को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बोला गया और हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई 2 सप्ताह बाद निर्धारित की। दोस्तों और कटनी के निवासी नाजिम खान की तरफ से दायर की गई याचिका और कटनी के निवासी नाजिम खान की तरफ से याचिका दायर करते हुए कैमूर में 28 अक्टूबर को हुए एक हत्याकांड वाले मामले में स्थानीय विधायक संजय पाठक ने कहा था कि कटनी का एक भाईजान है जो पूर्व आर्म्स डीलर है, उसकी दुकान से 14,000 गोलियां जब्त की गई है जिसकी जांच नहीं हुई और पुलिस ने दूसरे दिन भी अपनी बात को दोहराते हुए उसका नाम भी लिया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि आर्म्स दुकान को सरेंडर करने के दौरान आवंटित गोलियां और हथियारों की गिनती प्रशासन द्वारा की गई थी, इसके बाद भी प्रशासन की तरफ से पुनः जांच की गई थी, जांच में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई थी और प्रशासन ने क्लीन चिट दे दिया था। याचिका में कहा गया कि स्थानीय विधायक
विधायक के द्वारा सार्वजनिक रूप से उन पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके कारण उनकी छवि धूमिल हो गई है। याचिकाकर्ता ने विधायक को 1 करोड़ रुपए के मानहानि के मामले पर नोटिस दिया था दोस्तों, और इस पर कोर्ट के द्वारा सुनवाई की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि जिसमें क्षमता हो उनको बीजेपी नेता के द्वारा की जा रही बदनामी पर पूरी तरीके से नोटिस थमाना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर कर्नाटका बीजेपी के अंदर लगभग अपने सहयोगी के साथ मिलाकर 12 वोटों का एक तरीके से क्रॉस वोट हुआ है दोस्तों, यानी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में इन लोगों ने वोट डाला है, जिसमें लगभग 4 बीजेपी के बताए जा रहे हैं, 7 जनता दल सेकुलर के बताए जा रहे हैं और 1 अदर बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिला है कर्नाटका के अंदर। एक बड़ा कारण यह है कि डीके शिव कुमार जानते हैं कि समर्थन कैसे इकट्ठा किया जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेता दिखाई दिए थे दोस्तों। आप लोग अगर मानते हैं कि कहीं ना कहीं अब समय आ चुका है कि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटका इकाई के लोगों को बेशक दिल्ली तलब कर रहे हैं, लेकिन नितिन नवीन को जल्द ही पता चल जाएगा कि वो कर्नाटका इकाई के साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि येदियुरप्पा से बड़ा कोई भाजपा का नेता नहीं है कर्नाटका के अंदर, और बिना येदियुरप्पा के बीजेपी आगे बढ़ नहीं सकती। और येदियुरप्पा का बेटा प्रदेश का अध्यक्ष बना हुआ है। अगर मोदी शाह ने कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश की तो फिर वो येदियुरप्पा अपने साथ में कई सारे विधायक लेकर चले जाएंगे, और इसके बाद उनके पिता तो पहले ही अलग चुनाव लड़के कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उसकी हैसियत दिखा चुके हैं दोस्तों। इसीलिए बीजेपी कुछ भी कर ले येदियुरप्पा से ऊपर नहीं जा सकती, और इसीलिए येदियुरप्पा के जो बेटे हैं यतींद्र येदियुरप्पा, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। ये बात सबको पता है, केवल नोटिस देकर खाना पूर्ति मात्र की जा रही है। साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत काफी तेज हो गई है दोस्तों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे पर दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बयान दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज, उनके भाषण की शैली और अचानक तय हुए इस दौरे पर कई असहज करने वाली बातें सामने आई है। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आवाज को तो जानबूझकर ऊंची करने का प्रयास किया गया, लेकिन इस बार आत्मविश्वास दिखाई नहीं दे रहा था। यानी योगी आदित्यनाथ के अयोध्या के दौरे के दौरान आत्मविश्वास की भारी कमी नजर आ रही थी। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि आत्मविश्वास तो था ही नहीं। मुख्यमंत्री के रुदौली और मड़ी रामदास छावनी में दिए गए वक्तव्यों पर सवाल उठाते हुए सपा के प्रमुख ने पूछा कि आज के भाषण में बयान कम और धमकी अधिक दिखाई दे रही थी। ये कार्यक्रम अचानक बनाया गया, जिस दिन एसआईटी बनी थी उसी दिन ये तय कर लिया गया था। सूत्रों का हवाला देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि स्थानीय विधायक, बीजेपी के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं के कहने पर आनंद फानंद में इस बैठक का आयोजन किया गया, इस रैली का आयोजन किया गया है। सोने चांदी का हिसाब कब होगा, ये भी सवाल उन्होंने पूछा है। उन्होंने कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी नहीं, बल्कि सोने का सोना और चांदी का चांदी होना अयोध्या के अंदर जरूरी है। और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 500 साल तक रुका तो 15 दिन और सही, यानी दोस्तों 15 दिन के अंदर एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद आगे कदम उठाएंगे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे अयोध्या के प्रोजेक्ट को बदनाम करने की जानबूझकर साजिश चली जा रही है। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने राहुल गांधी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि अब पार्टी के पक्ष में माहौल बदलने का समय आ गया है। उन्होंने भरोसा जताया कि ऐसा जरूर होगा। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष 5 साल के हो गए दोस्तों, और शशि थरूर ने कहा कि मैं उन्हें हमारे देश में ज्यादा समावेशी लोकतंत्र के लिए लड़ाई का नेतृत्व करने में लगातार संकल्प, मजबूती और दृढ़ निश्चय और ताकत की शुभकामनाएं देता हूं, और हमें एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम वो लगातार अचीव कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी के नेतृत्व की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं शशि थरूर कांग्रेस पार्टी को लेकर पूरी तरीके से एकदम फिक्स है दोस्तों कि अब कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर ही राजनीति करनी है, और वो जो अफवाहें चला करती थी शशि थरूर को लेकर उस पर पूरी तरीके से विराम लगा दिया गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर भी चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के अलग अलग विभागों के द्वारा भी राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया दोस्तों। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पहुंचे तो उनके साथ में प्रियंका गांधी भी थी, और राहुल गांधी ने जन्मदिन का जश्न मनाया दोस्तों। ऐसे में ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जयहिंद और अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र गौतम ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया दोस्तों। तो काफी ज्यादा जोर शोर से इस बार राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया, जिस बात से भाजपा वाले भड़क रहे हैं कि क्यों राहुल गांधी का इतना तगड़ा जन्मदिन मनाया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों एनसीपी एसपी यानी शरद पवार ग्रुप के 8 में से 5 सांसदों के टूटने की खबर अब मीडिया में चलाई जा रही है। रिपब्लिक भारत में दावा किया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से अपडेट यह है कि चयनी घोष की जो एनसीपीआई नाम की पार्टी है उस पार्टी में पहले ही टीएमसी के लोग जा चुके हैं, और अब एक और ग्रुप है जो जा सकता है, वो शरद पवार का ग्रुप बताया जा रहा है दोस्तों। इसके लिए लगातार बातचीत चल रही है, यानी मुंबई से ये अपडेट देते हुए दावा किया जा रहा है रिपब्लिक टीवी के द्वारा। हालांकि केवल रिपब्लिक टीवी पर दावा किया जा रहा है, और क्योंकि इनका जो अप्रोच होता है दोस्तों बीजेपी को लेकर सबको पता है, तो इनकी बातों पर भरोसा कर पाना काफी मुश्किल का काम है। साथ ही साथ चलते एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने उनसे फोटो खिंचवाने के लिए उनके सामने भीख मांगा था। इस पूरे मामले को लेकर भड़क जाती है दोस्तों मेलोनी और कहती है कि इटली और मैं कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगती हूं। और उन्होंने ट्रंप को जवाब दिया, करारा जवाब दिया वीडियो बनाकर दोस्तों। तो इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ऐसे जवाब देते हैं, ट्रंप को कुछ सीखिए, भीगी बिल्ली बनके नहीं बैठते हैं उनके सामने, उसके सामने देश की बेइज्जती नहीं करवाते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों इटली के प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे ट्रंप के द्वारा किए जा रहे दावे पर ट्रंप को एक्सपोज किया जाता है। यहाँ का जो प्रधानमंत्री है दोस्तों उसके हालात तो आप जानते ही हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर झारखंड राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद आरजेडी ने कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट डाला है, पर अलग अलग तरीके के दावे चल रहे हैं दोस्तों। देखते हैं रिपोर्ट में क्या अपडेट सामने आती है। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।